वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन का। आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। तो जानेंगे हम लोग कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। हमारा पहला है डेफिनेशन कि इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज अ फेलियर टू कंसीव वन और मोर इयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर कपल्स 12 महीने या उससे अधिक के बाद भी बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं तो वो इनफर्टिलिटी कहलाता है। फिर है कि टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी दो तरीके के होते हैं। पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, डिनोट्स कपल हु हैव नेवर बीन एबल टू कंसीव। एक ऐसे कपल जिन्होंने कभी बेबी को कंसीव किया ही ना हो, वो होता है आपका प्राइमरी इनफर्टिलिटी सॉरी। ठीक। नेक्स्ट है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इंडिकेट्स डिफिकल्टी कंसीविंग आफ्टर ऑलरेडी हैविंग कंसीव। इसमें क्या इंडिकेशन है कि कपल्स जो है उन्होंने पहले एक बार प्रेगनेंसी कंसीव करा है, पर जो दूसरा बच्चा जो करने वाले हैं वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि इनफर्टिलिटी क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी क्या होता है। अब है हमारा कि इंसिडेंट्स देख लेते हैं कि कितने घटनाएं हुए हैं इनफर्टिलिटी के। ठीक है, तो इसमें जनरली वर्ल्ड वाइड इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 in 7 कपल्स हैव प्रॉब्लम्स कंसीविंग। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड के बेस पे जनरल डेटा निकाला गया है कि 7 कपल में से एक जो कपल होता है वो इनफर्टिलिटी उसे होता है, वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते हैं। Nearly 80% of couples achieve conception if they should desire within 1 year of having regular intercourse with adequate frequency 4 to 5 times a week. Means कि 80% जो कपल होते हैं वो अचीव कर पाते हैं प्रेगनेंसी को, तब कंसीव कर पाते हैं जब 4 से 5 टाइम्स वीक में रेगुलर इंटरकोर्स, वो भी डिजायर के साथ होना चाहिए, तो ही 80% लोग अचीव कर पाते हैं। Another 10% will achieve the objective by the end of second year. जो दूसरे 10% लोग हैं वो दूसरे साल में कंसीव कर पाते हैं। ठीक, 80% लोग जो हैं वो एक साल में अचीव कर पाते हैं, पर जो दूसरे 10% होते हैं वो दूसरे साल में कंसीव कर पाते हैं प्रेगनेंसी को। About 10% remain infertile by the end of third year. और जो अबाउट 10% जो कपल्स हैं वो तीसरे साल भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा पूरा इंसिडेंस। सो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और हेल्दी स्पर्मेटोजोआ शुड बी डिपॉजिटेड हाई इन द वजाइना एट और नियर द सर्विक्स। मतलब एक तो स्पर्म का हेल्दी होना जरूरी है, फिर जो इजाकुलेशन होता है स्पर्म का वो वजाइना के या जो वजाइना होती है या सर्विक्स के नियर होना चाहिए और हाई अमाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिलिटी, स्पर्मेटोजोआ शुड असेंड थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्राइन कैविटी एंड द फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म को जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है, और अपने मोटिलिटी नेचर की वजह से ही वो यूट्राइन ट्यूब तक पहुंच पाता है। पर अगर स्पर्म मोटाइल नहीं है तो वो मूव करके यूट्राइन ट्यूब तक नहीं जाएगा, अगर नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मोटिलिटी बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है ओवुलेशन। सो ओवुलेशन जरूरी है फर्टिलिटी के लिए। ओवुलेशन क्या होता है, ओवरी से ओवा का रिलीज होना ओवुलेशन प्रोसेस कराता है। ठीक, तो ओवम शुड रीच द फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द ट्यूब। जब ओवरी से ओवा का रिलीज होता है तो पहले जो फिम्ब्रियाई होती है वो कैच करता है, फिर वहां से एम्पुला पार्ट में जाता है, तो फिम्ब्रियाई को कैच करना जरूरी है। ठीक, फर्टिलाइजेशन शुड अकर एट द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब का जो भाग होता है एम्पुला, वहां पे फर्टिलाइजेशन होना जरूरी होता है। ठीक, transportation of fertilized ovum to uterine cavity into 3 to 4 days. The fertilized ovum should be reached the uterine cavity for implantation. So fertilized ovum का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बाद ही वो जाके यूटरस के जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पे इम्प्लांट होता है। सो ये सारे फैक्टर हैं जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है। सो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी के। तो इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज होते हैं वो मेल के अलग होते हैं और फीमेल के अलग होते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के कौन कौन से कॉजेज होते हैं। हमारा पहला है कि डिफॉर्मिटीज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म
में अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो वो भी इनफर्टिलिटी के लिए भी कारण बन सकता है। स्पर्म मैच्योरेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन होना जरूरी है, स्पर्म का मैच्योर होना। ठीक। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, सो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज में क्या होता है, अनडिसेंट टेस्टिस आर कंजेनाइटल कंडीशन इन विच स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिप्रेस। अनडिसेंट टेस्टिस अगर रहता है तो वो एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो डिप्रेस होती है। ठीक। वास्ट डिफरेंस इज एब्सेंट, और जिन लोगों में वास्ट डिफरेंस एब्सेंट होता है वो भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है मेल के लिए। नेक्स्ट है हाइपोस्पेडियासिस। हाइपोस्पेडियासिस एक ऐसी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, मतलब पेनिस की जो ओपनिंग टिप पे ना होगी कहीं और होना या दूसरे साइड पे होना, वो हाइपोस्पेडियासिस कहलाता है। सो अगर किसी मेल में हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, कॉज फेल्योर टू डिपोजिशन स्पर्म, जिसकी वजह से क्या होगा, वजाइना में हाई अमाउंट में इजैकुलेशन नहीं कर पाएगा। ठीक, स्पर्म का। नेक्स्ट है हेवी स्मोकिंग एंड हाई एल्कोहलिक कंजप्शन। जो मेल स्मोकिंग करते हैं और हैवी एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। एक स्पर्म का मोटाइल होना जरूरी है क्योंकि स्पर्म के इजैकुलेशन के बाद मूव करके वो यूट्राइन कैविटी तक पहुंचता है, तब वहां पे एम्पुला भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए स्पर्म का मोटाइल होना जरूरी है। ठीक, जो कि अगर नहीं होगा तो वो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। रेडिएशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। रेडिएशन मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या फिर जो हार्मफुल रेज होती है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। इसके अलावा जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं या एंटी कन्वर्जेंट जो लोग ड्रग लेते हैं तो उनमें चांसेस है कि इनफर्टिलिटी हो सके। फिर है कि लॉस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। ये तो मैंने बता ही दिया कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है अगर जिनमें कम है तो उनके अंदर भी इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। इरेक्टाइल फंक्शन, इरेक्टाइल फंक्शन का मतलब होता है ये भी इरेक्शन, पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी है इंटरकोर्स के दरमियान, पर अगर नहीं होता है तो वो भी कहीं ना कहीं कॉजेस बन सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। इसके अलावा इजैकुलेशन डिफेक्ट। इजैकुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म का इजैकुलेशन जरूरी होता है, जिन लोगों में बहुत कम होता है तो वो भी इनफर्टाइल का कारण हो सकता है। लो फ्रुक्टोज कंटेंट, स्पर्म में फ्रुक्टोज की मात्रा सही होना चाहिए, अगर लो अमाउंट में है तो वो भी इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं मेल में। जैसा कि हमने पढ़ा कि मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या होते हैं, ठीक वैसे अब फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस कौन कौन से होते हैं तो हम पढ़ेंगे। वहाँ पहला है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मतलब अगर कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है फीमेल में तो क्या हो सकता है, वो इनफर्टिलिटी के लिए कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है सल्फिंजाइटिस। सल्फिंजाइटिस का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना। अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन है किसी तरीके का तो भी वो कॉज कर सकता है इनफर्टिलिटी को। नेक्स्ट है यूट्राइन हाइपोप्लेसिया, मतलब जो यूट्रस है वहाँ पे ट्यूमर है या न्यूप्लाज्मा हो गया है या जो सेल की साइज है वहाँ पे इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है फीमेल को। नेक्स्ट है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस मतलब ये होता है कि जो यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोमेट्रियम जो मिडिल लेयर होती है और एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है, वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो भी इनफर्टिलिटी के कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट एब्नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स इन द म्यूकस, यानी एक्सेसिव विस्कस या प्रोलेंट का डिस्चार्ज होना एब्नॉर्मली या एक्सेसिव किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, तो वो भी इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकता है फीमेल में। नेक्स्ट है नैरो इंट्राइटस, यानी वजाइना। जो वजाइना होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो नैरो है तो वो भी कॉज कर सकता है इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि जो सीमेन होता है उसका एक्युमुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक। नेक्स्ट कंबाइंड कॉजेज, जैसा कि हमने पढ़ा कि इनफर्टिलिटी कॉजेज क्या है इनफर्टिलिटी के फीमेल में, पर कंबाइंड कॉजेज क्या है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो कॉजेज अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें है एज। सो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का एज ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी का जो स्ट्रेस हो गया वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक, तो कोई भी काम कर रहा है तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी काम करना है तो कोई जबरदस्ती काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स। अगर कोई भी जो कपल्स है इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स कर रहे हैं वो भी कितना 4 to 5 पर वीक्स, लेस देन 4 to 5 पर वीक्स। अगर लेस देन 4 to 5 वीक्स पे कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को कॉज करता है।
नेक्स्ट है एपेरोनिया। सो एपेरोनिया का मतलब क्या होता है? फेलियर ऑफ एमिशन ऑफ सीमेन। सीमेन का इमिशन ना होना, नहीं निकलने की वजह से वो भी इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकता है, क्योंकि जब सीमेन निकलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन अकर होगा ही नहीं। ठीक। नेक्स्ट डिस्पैरोनिया। डिस्पैरोनिया मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स या पेनफुल जो इंटरकोर्स होने की वजह से अगर फीमेल को पेन हो रहा है या फिर मेल को पेन हो रहा है तो वो भी इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा या फिर जो स्पर्म है वो सही तरीके से अपने जगह पे साइड पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक। नेक्स्ट है यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स करने के वक्त कोई भी ल्यूब्रिकेंट्स यूज नहीं करना है, क्योंकि स्पर्म को वो मार सकता है। ठीक। तो वो स्पर्मिसाइडल का काम करता है, इसलिए कोई भी ल्यूब्रिकेंट्स का यूज नहीं करना है इंटरकोर्स के दरमियान। तो ये रहा हमारा पूरा कॉजेस जो इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिससे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके इनफर्टिलिटी को पता लगा सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में एज पूछेंगे, उसका ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कब शादी हुई, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इनफर्टिलिटी, क्या कभी पहले इनफर्टिलिटी का केस रहा है। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, मतलब पहले देखेंगे कि क्या पहले कभी कुछ हुआ, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया जैसे गोनोरिया, सिफेलिस, एड्स। ठीक है, इसकी अगर हिस्ट्री रहा हो तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को भी पूछते हैं। ठीक। नेक्स्ट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर प्रीवियस पहले अगर किसी भी कारणवश सर्जरी हुई है तो उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे कि कभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी एबनॉर्मल हुआ है या कभी पहले आया है या लेट से आता है, ऐसा कुछ कंडीशन। ठीक, वो देखते हैं। फिर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, इसमें क्या करते हैं? इन केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस। अच्छा, इन केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अगर पहली बार में प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव कर लिया है, बेबी डिलीवर हो चुका है, पर जब दूसरी बार क्या हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाया और इनफर्टिलिटी हो गई, तो वो चीज चेक करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, इसमें पहले कभी जो प्रेगनेंसी हुई है उसकी हिस्ट्री लेते हैं फुल। इसके अलावा है कंट्रोसेप्टिव प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ आईयूसीडी दैट हैव चांसेस टू प्रोड्यूस पीआई यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसका मतलब यह है कि जो महिलाएं होती हैं वो अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं तो उन्हें पूरे चांसेस हैं कि इनफर्टाइल होने के। सो उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स, मतलब अगर जो इंटरकोर्स है वो पेनफुल है तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉज करते हैं इनफर्टिलिटी को। तो इस सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। और जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, ओबेसिटी चेक करते हैं क्योंकि ओबेस इनफर्टाइल को कॉज करता है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक फीमेल के अंदर, क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टिक एज में, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। ठीक। इसके अलावा सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें हम हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है जो फीमेल है या हार्ट डिजीज है उसको चेकआउट करते हैं। इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हाइमेन ओपनिंग, हाइमेन जो होती है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसका ओपन होना बहुत ही जरूरी है। एविडेंस ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन, चेक करेंगे कहीं वजाइना में इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक। यूट्राइन साइज और पोजीशन, यूट्रस की जो साइज होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए, अगर एबनॉर्मल है तो वो भी इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं, या फिर जो उसका पोजीशन होता है वो सही होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट स्पेकुलम एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है? फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल डिस्चार्ज, जो भी सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है उसको चेकआउट करने के लिए ये करते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहला है प्रेजेंस ऑफ मेजर फॉल्ट इन मेल पार्टनर। ठीक, इसमें चेक करते हैं कि मेजर फॉल्ट क्या है एक मेल पार्टनर के अंदर, जैसे स्पर्म का काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, या फिर इजैकुलेशन नहीं हो रहा है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये सारी चीजें चेक करते हैं कि मेजर फॉल्ट क्या है मेल पार्टनर में। ठीक। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं उसका जो मेंसेस है, पीरियड्स है, वो कहीं ज्यादा दिन पे तो नहीं आते हैं, वो भी इनफर्टाइल के कॉज हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, अगर सर्वाइकल जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। कहीं कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होता है, इसलिए उसका म्यूकस का स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। हार्मोन एस्टिमेशन, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि फीमेल में होते हैं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे जो हार्मोन होते हैं
उसकी भी लेवल चेक करते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, स्टडी करते हैं, जो लैब एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, बायोप्सी के थ्रू कैंसर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट लैप्रोस्कोपी मतलब जो वजाइना है उसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हुए, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन हमने देखा इनफर्टिलिटी के, मेल और फीमेल के लिए। अब हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ वेट इन ओबेसिटी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ओबेसिटी कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। सिर्फ ओबेसिटी को कम करने के लिए क्या करना है, मेल को जॉगिंग करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, ठीक। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल एंड हैवी स्मोकिंग। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कोर्स में कि अल्कोहल और स्मोकिंग कारण है इनफर्टिलिटी को, तो उसे क्या करेंगे, मेल को अवॉइड करना है, ठीक। अवॉइडेंस ऑफ टाइट एंड वार्म अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना है जो मेल है, ठीक। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ मेडिकेशन दैट इंटरफियर विद स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा मेडिसिन नहीं लेना है जो स्पर्म को बनने ही ना दे, ठीक। फिर टेस्टोस्टेरोन टू इम्प्रूव फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या देते हैं, मेल को टेस्टोस्टेरोन देते हैं जो हार्मोन होता है, ठीक। एंटीबायोटिक फॉर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन, अगर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसको किल करने के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर किसी तरीके का इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्रस में क्या करते हैं, इंसेमिनेशन कराते हैं, ठीक। इसके अलावा है सर्जरी इज आल्सो अकर, मतलब ये जो मैनेजमेंट है अगर ये काम ना आए तो बाद में क्या करते हैं, सर्जरी कराते हैं। सो अब हम जानेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी को कौन कौन से मैनेजमेंट दे सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, मतलब ओवा को इंडक्शन के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक। नेक्स्ट है इसके अलावा सर्जरी भी करते हैं, सर्जरी फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर होता है तो उसके लिए सर्जरी देते हैं। इसके अलावा ट्यूमर है तो ट्यूमर को रिमूव करते हैं। और सेल्पिंजियोस्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सारे मैनेजमेंट हुए इनफर्टिलिटी के। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।